नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटी का अदृश्य बलिदान। कभी कभी घर की नींव ईंटों और गारी से नहीं, बल्कि एक बेटी के त्याग से खड़ी होती है। दुनिया अक्सर बेटों की सफलता पर तालियां बजाती है, लेकिन शायद ही कोई देख पाता है उस बहन की थकी हुई हथेलियां, जिनके छालों ने वह सफलता रची होती है। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम बेटियों की आवाज है जो अपने अरमानों को दफन करके परिवार के लिए जीती हैं और बदले में विस्मृति के अंधेरे में खो जाती हैं। सोचो, अगर आज तुम्हारे पैरों तले जमीन है, तो कहीं ना कहीं किसी बहन ने अपने सपनों की चिता जलाकर तुम्हारे जीवन को रोशन किया होगा। यह कहानी है सविता की, जो खुद अंधेरों में घुलती रही, लेकिन अपने परिवार के लिए सूरज बन गई। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के पुराने मोहल्ले में एक 2 मंजिला जर्जर मकान खड़ा था। ईंटों की दीवारें जगह जगह झड़ चुकी थी और छत से बरसात का पानी टपकने के दाग अब स्थायी रूप से छप चुके थे। भीतर एक मध्यम वर्गीय परिवार किसी तरह अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था। पिता राघव प्रसाद सरकारी दफ्तर से रिटायर हो चुके थे। पेंशन का नाममात्र का पैसा, जो महीने की शुरुआत में ही कर्ज और राशन की थैलियों में समा जाता। चेहरा झुका रहता, आंखों में वर्षों की सेवा के बावजूद बेबसी की लकीरें गहरी हो चुकी थी। मां सुनीता देवी लंबी बीमारी से जूझ रही थी। कभी गठिया, कभी सांस की तकलीफ। उनके लिए दवाइयां जरूरी थी, पर घर की हालत ऐसी कि दवा और दूध दोनों में से अक्सर किसी एक को ही चुनना पड़ता था। मां के चेहरे की पीली पड़ी आभा मानो कहती थी, अब शरीर मेरा साथ नहीं देगा। घर का इकलौता बेटा रोहन पढ़ाई में ढीला और लापरवाह, किताबों से मन चुराता। दोस्तों के साथ गली कूचों में क्रिकेट खेलना ही उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख लगता। हर परीक्षा में नतीजे उम्मीद से नीचे आते और पिता का माथा और अधिक सिकुड़ जाता। और फिर घर की धुरी बड़ी बेटी सविता, 17-18 साल की उम्र की एक दुबली पतली लड़की, चेहरे पर हल्की थकान की छाया, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वह परिवार की सबसे होनहार संतान थी, पढ़ाई में तेज, सोचने समझने में परिपक्व। उसका सपना था डॉक्टर बनना। वह अक्सर किताबों में डूब जाती और मन ही मन अपने आप से कहती, एक दिन मैं भी सफेद कोट पहनकर लोगों की जिंदगी बचाऊंगी। मां की बीमारी जैसी न जाने कितनी बीमारियों का इलाज ढूंढ निकालूंगी। लेकिन यह सपना उसके कमरे की टूटी खिड़की से बाहर झांकता और हवाओं में कहीं खो जाता। हर महीने घर की हालत और बिगड़ती जाती। बिजली का बिल भरने के लिए पिता को पुरानी किताबें बेचनी पड़ती। कभी मां की दवा आधी खुराक में ही रोकनी पड़ती। बरामदे में रखा टूटा हुआ ट्रंक परिवार की तंगी का गवाह था। सविता जानती थी कि इस टूटन को कोई और नहीं, उसे ही जोड़ना होगा। वह खामोश रहती, पर दिल में एक तूफान उठता। क्या मेरे सपनों को इन हालात की बलि चढ़ना होगा? क्या मां की सांसें, पिता की लाचारी और भाई की लापरवाही का बोझ मुझे उठाना पड़ेगा? या मैं अपने लिए जी पाऊंगी? उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन अगले ही पल वह आंसू पोंछकर मां के पास बैठ जाती। मां धीरे से उसका सिर सहलाती और कहती, बेटी, भगवान ने तुझे किसी कारण इस घर में भेजा है। तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इन शब्दों से मां की दुआ थी या बोझ, यह सविता कभी तय नहीं कर पाती। पर वह जान चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी केवल उसकी नहीं रही। उसके सपनों का रास्ता घर के इन हालात से होकर गुजरना था। दिन ढल रहा था। मोहल्ले की गलियों में पीतल के बर्तनों की खनक और चाय की केतली की सीटी गूंज रही थी। पड़ोस की लड़कियां
दहेज के सपनों में सजी हुई नई नई शादियों की तैयारियों में लगी थी। उनकी हंसी ठिठोली, झनझनाती चूड़ियों की आवाज सविता के कानों तक पहुंचती, पर उसके चेहरे पर न कोई लाली थी, न किसी सपनों का घूंघट। सविता की उम्र अब शादी के लायक समझी जाने लगी थी। कई रिश्तेदार दबी जुबान में कह उठते, इतनी बड़ी हो गई है, अब तक रिश्ता क्यों नहीं देखा? लड़की अगर ज्यादा पढ़ लिख ले तो फिर दिक्कतें ही आती हैं। पिता का चेहरा हर बार इन बातों पर और झुक जाता, लेकिन सविता ने निश्चय कर लिया था। माँ की दवा, भाई की पढ़ाई और घर का खर्च, इन सबसे ऊपर मेरी शादी नहीं हो सकती। मैं अपने सपनों को रोक सकती हूँ, लेकिन इस घर को टूटने नहीं दूंगी। उस दिन शाम को जब पिता ने हल्के फुल्के लहजे में कहा, बेटी, अगर कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो सविता ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, पापा, फिलहाल मुझे शादी से ज्यादा जरूरत नौकरी की है। यह घर मेरी जिम्मेदारी है। जब तक भाई अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, मैं किसी और सपने का बोझ नहीं उठा सकती। पिता के होंठ कांप उठे, लेकिन आंखों में गारों की नमी तैर गई। दिन बदलते रहे। उसकी सहेलियां जो कभी साथ पढ़ती थी, अब कॉलेज की डिग्री लेकर आगे निकल रही थी। कोई बीएड कर रही थी, कोई डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़ रही थी। सविता उन्हें देखती, मन में हल्की टीस उठती, लेकिन फिर माँ की खांसी से कांपता शरीर और भाई की किताबों में लिखी अधूरी पंक्तियां उसकी आंखों के सामने आ जाती। वह खुद के सपनों को चुपचाप किताबों के पन्नों में दफन कर देती। कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती और बुदबुदाती, अगर हालात और होते तो शायद मैं भी किसी मेडिकल कॉलेज की सफेद ड्रेस में होती। लेकिन अब मेरा कॉलेज यही घर है और मेरी डिग्री होगी इस परिवार का सहारा बनना। नौकरी की तलाश शुरू हुई। छोटे छोटे ट्यूशन, पास की दुकान में हिसाब किताब लिखना, मोहल्ले की औरतों को सिलाई सिखाना। सविता ने हर काम अपनाया। रात दिन खपने लगी। कई बार उसकी थकान हड्डियों में उतर जाती, लेकिन जब वह पिता की झुकी आंखों में राहत की झलक देखती तो सब भूल जाती। भाई की कॉलेज की फीस भरने के लिए उसने अपनी जरूरतें कम कर दी। कभी भूख लगती तो पानी पीकर सो जाती, ताकि घर के सब लोग भरपेट खा सकें। माँ से छुपाकर वह अपनी थाली का हिस्सा उनके सामने रख देती। माँ कहती, तू इतना क्यों करती है बेटी, तू भी तो इंसान है। सविता मुस्कुरा देती, माँ, जब तक आपके चेहरे पर सुकून है, मुझे भूख का एहसास नहीं होता। धीरे धीरे मोहल्ले में लोग बातें बनाने लगे। लड़की हाथ से निकल जाएगी, शादी कौन करेगा उसकी? इतनी मेहनत करेगी तो कौन सा राजकुमार घर आ जाएगा? लेकिन सविता को इन आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए हर सुबह एक नया संघर्ष था और हर रात यह संतोष कि आज मैंने अपने परिवार के लिए थोड़ा और जी लिया। घर की दीवारों पर अब सिर्फ तंगी की दरारें नहीं थी, बल्कि कर्ज की परछाइयां भी थी। सूदखोर महाजन आए दिन दरवाजे पर आकर दस्तक देता, प्रसाद जी, अब और देर नहीं, ब्याज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिता का चेहरा शर्म और बेबसी से और झुक जाता। माँ की बीमारी बढ़ चुकी थी। दवाओं की पर्चियां लंबी होती जा रही थी, लेकिन बटुआ हर बार खाली पड़ जाता। भाई की इंजीनियरिंग की फीस भर सामने थी और अगर वह भर ना पाई तो उसका साल बर्बाद हो जाता। ऐसे में सविता के सामने एक कठिन प्रस्ताव आया। एक एजेंट ने बताया, विदेश में काम का मौका है, तनख्वाह ठीक ठाक है, लेकिन काम मामूली होगा। सफाई करना, बर्तन मांजना, बूढ़ों की सेवा करना, और हाँ, वहां जाकर अपना कैरियर बनाने का सपना
छोड़ना होगा, क्योंकि वहां आप डॉक्टर नहीं, सिर्फ मजदूर बन सकेंगी। सविता ने सुना, दिल कांप उठा। उसे याद आया वह पुराना सपना, सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप, मरीजों के बीच उसकी पहचान। लेकिन अगले ही पल उसे पिता की झुकी कमर, माँ की सांसों की हाफ और भाई की किताबों में अधूरी पंक्तियां दिखी। उसने धीरे से उत्तर दिया, ठीक है, मैं जाऊंगी। विदा का वह दिन घर की सबसे काली सुबह थी। माँ ने आंसुओं में डूबकर कहा, बेटी, तुझे परदेश भेजकर मेरा दिल कांप रहा है। तेरे सपनों का क्या होगा? सविता ने माँ का चेहरा चूम लिया। माँ, मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि आपकी दवा कभी बंद ना हो, भाई की पढ़ाई कभी रुक ना जाए। बाकी सपनों की चिंता मैं खुद जलाकर चली जाऊंगी। पिता ने कांपते हाथों से उसका माथा छुआ। आंसू गिरे, लेकिन शब्द ना निकल सके। परदेश की जिंदगी आसान न थी। दिन भर किसी अमीर के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, बुढ़िया और बच्चों के नखरे झेलना। हाथों की नर्म उंगलियां अब खुरदरी और छिल गई, पैरों में छाले पड़ गए। रात को छोटे से कमरे में वह थकी हुई शरीर रखती, लेकिन नींद कहाँ आती। वह अक्सर छत को ताकते हुए खुद से कहती, हे भगवान, क्या सचमुच यह वही लड़की है जो कभी डॉक्टर बनने का सपना देखती थी? क्या मेरी किताबें अब किसी और के हाथों में घुल खा रही होंगी? पर तभी वह मन ही मन हिसाब लगाती, आज मैंने इतने पैसे बचाए हैं, इससे माँ की दवा आ जाएगी, अगले महीने भाई की फीस भरी जाएगी। और यही सोचकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती। हर महीने घर पर पैसे भेजना उसकी आदत बन चुकी थी। भाई को हर बार मैसेज करती, बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई करना, बाकी सब मैं देख लूंगी। भाई भी मासूमियत से जवाब देता, दीदी, एक दिन मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। लेकिन उस मासूम जवाब में यह एहसास न था कि उसकी दीदी अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान कर चुकी है। परदेश की रातें सविता के आंसुओं से भीगी रहती। कभी किसी पार्क की बेंच पर बैठकर वह आसमान में चांद को देखती और बुदबुदाती, चांद, तू तो वहीं चमकता है ना, मेरे गांव के आंगन में भी और यहाँ परदेश की छत पर भी। बस फर्क इतना है कि वहां मेरी माँ तुझे देखती है और मैं यहाँ। लेकिन हमारी खामोशी में कितना दर्द बसा है, यह तू ही जानता है। इस तरह उसने अपने सपनों को जला दिया और उनकी राख से परिवार की जिंदगी संवार दी। उसके लिए न शादी बची, न कैरियर, न व्यक्तिगत जीवन, बस एक नाम, त्याग। समय ने करवट बदली। रोहन, जो कभी मोहल्ले की गली कूचों में गेंद बल्ला घुमाने में ही मग्न रहता था, अब इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था। फीस भरने के लिए जो पसीना उसकी बहन ने परदेश में बहाया था, वही अब उसकी डिग्रियों में चमक रहा था। कॉलेज के आखिरी साल में ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। पहली तनख्वाह हाथ में आते ही उसने पिता के पैरों को छुआ और कहा, पापा, अब आपकी चिंताओं का दौर खत्म हुआ, अब सब मैं संभाल लूंगा। पिता की आंखों में चमक आ गई। वह पहली बार इतने वर्षों बाद गर्व से छाती चौड़ी करके पड़ोसी से बोले, मेरा बेटा अब इंजीनियर है, बड़ी कंपनी में अफसर। पड़ोस, जो कभी ताने मारता था, अब प्रशंसा में डूब गया। वाह प्रसाद जी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, अब आपका समय भी चैन से कटेगा। देखिए, अच्छे संस्कार और मेहनत का नतीजा यही होता है। माँ भी अब थोड़ी सुकून में थी। उनका इलाज नियमित चलने लगा, दवाइयाँ समय पर आने लगी, दूध और फल रोज की थाली में शामिल हो गए। चेहरे की पीली छाया धीरे धीरे कम होकर हल्की आशा में बदल गई। घर में अब मेहमानों की आवाजाही बढ़ गई,
लोग कहते कि वही परिवार है जिनकी हालत कभी इतनी खराब थी, देखिए अब तो कितना सम्मान पा रहे हैं। राघव प्रसाद का सिर गारों से ऊंचा उठ जाता। रोहन अब दफ्तर में बड़ा अफसर कहलाने लगा था। घर में नई नई चीजें आने लगी। पुरानी टूटी हुई चारपाई की जगह नए सोफे, जर्जर अलमारी की जगह चमचमाती अलमारी और दीवारों पर नई रंग रोगन। लेकिन इस चमक दमक के पीछे जो दीपक लगातार जल रहा था वह किसी को दिखाई नहीं देता था। वह दीपक थी सविता। परिवार की यह उन्नति दरअसल उसकी परदेश की आंसुओं से सींची हुई जमीन पर उगी थी। हर बार जब रोहन अपनी सफलता का जिक्र करता, लोग उसकी तारीफों के पुल बांध देते, लेकिन कोई यह नहीं पूछता इस बेटी की राह किसने रोशन की। सविता अब भी परदेश में थी, थकान से चूर शरीर, खुरदरे हाथ और मन के भीतर दबे सपनों की लाश। लेकिन जब वह भाई की मुस्कुराती तस्वीरें देखती, पिता का आत्मविश्वास भरा चेहरा देखती और माँ के स्वास्थ्य में सुधार की खबर सुनती, तो उसकी आत्मा कहती, हाँ यह सब मेरी मेहनत का फल है। भले ही मेरा नाम कहीं नहीं है, पर मेरी सांसें इस परिवार की इमारत में ईंट की तरह जड़ी गई। दुनिया सविता को भूल रही थी, पर परिवार की हर मुस्कुराहट उसी की निस्वार्थ मेहनत की देन थी। उसने अपने जीवन को बुझाकर उनके जीवन को रोशन कर दिया था। रोहन अब बड़ा अफसर बन चुका था। उसकी नौकरी ने घर में वैभव ला दिया। पिता की झुकी कमर अब सीधी हो चली थी। माँ के चेहरे पर राहत की लकीरें थी और घर की दीवारों पर रंगों की ताजगी लौट आई थी। कुछ ही वर्षों में रोहन की शादी भी धूमधाम से हुई। बारात में बैंड बाजे, लाइटों की चमक और रिश्तेदारों की भीड़ ने पूरे मोहल्ले को चकाचौंध कर दिया। लोग कहते, वाह प्रसाद जी, आपका बेटा तो सच में भाग्यशाली है। देखिए कितने बड़े घराने में शादी हुई है। लेकिन उसी भीड़ में कहीं कोई यह पूछने वाला ना था कि आज अगर यह शादी इतने सम्मान से हो पा रही है तो उसके पीछे किसका हाथ है। शादी के बाद घर का वातावरण बदल गया। बहू के आने से नई परंपराएं और नई प्राथमिकताएं घर में जगह बनाने लगी। रोहन अब पत्नी की जिम्मेदारियां, दफ्तर की व्यस्तताओं और समाज में अपनी प्रतिष्ठा में उलझ गया। सविता से उसका संपर्क धीरे धीरे कम होने लगा। पहले जो भाई हर महीने बहन को फोन कर कहता था, दीदी आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, वही अब महीनों तक उसका हालचाल पूछना भी भूल जाता। कभी कभार जब सविता फोन करती तो दूसरी तरफ जल्दबाजी से जवाब मिलता, दीदी अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, या फिर दीदी यहाँ थोड़ा व्यस्त हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सविता मुस्कुराकर फोन काट देती, लेकिन उसके भीतर कहीं गहरी चुप्पी उतर आई थी। वह सोचती, क्या यही वह भाई है जिसकी किताबों के लिए मैंने अपनी भूख तक भुला दी थी? क्या यही वही बच्चा है जिसके सपनों को मैंने अपने आंसुओं से सींचा था? धीरे धीरे समाज का नजरिया भी बदल गया। अब हर कोई कहता, प्रसाद जी देखिए आपके बेटे ने परिवार का नाम रोशन कर दिया। रोहन की मेहनत ने आपको सम्मान दिलाया है। कोई यह नहीं पूछता कि उस मेहनत की जड़ें कहाँ थी, किसकी उंगलियां छीलकर इन दीवारों को संभाल गई, किसके सपनों की चिता जलाकर यह चकाचौंध खड़ी हुई। परदेश में बैठी सविता यह सब सुनती तो मन ही मन कहती, मेरी मेहनत अदृश्य थी, शायद इसलिए लोग उसे देख नहीं पाते। परिवार की इस रोशनी में मैं खुद को अंधेरे कोने में खड़ा पाती हूँ। उसके लिए यह सच मान लेना कठिन था कि जिस घर को संभालने के लिए उसने अपनी पूरी जवानी
कुर्बान कर दी। वही घर अब उसकी बलि को भूल चुका है। यह वही भावुक मोड़ था जहां सविता की त्यागमयी गाथा इतिहास बनने की जगह धीरे धीरे विस्मृति की परतों में दबने लगी। बरसों की थकान और बीमारी अब मां के जिस्म को पूरी तरह चाट चुकी थी। अस्पताल के कमरे में सफेद दीवारें, टिमटिमाती मशीनों की बीप बीप और ऑक्सीजन मास्क के नीचे हांफती सांसें, सब मिलकर एक बेचैन तस्वीर खींच रहे थे। रोहन अस्पताल के पलंग के पास बैठा था। उसका सीना बोझ से दबा जा रहा था। इतने बड़े अफसर होने के बावजूद इस वक्त वह खुद को एक असहाय बच्चा महसूस कर रहा था। आंखों से आंसू बहते रहे। माँ, आप ठीक तो हो जाएंगे ना? माँ ने कांपते हाथ से बेटे का चेहरा छुआ। आंखों में करुणा थी, पर शब्दों में तीखी सच्चाई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू यह मत भूलना, तेरे पैरों तले जो जमीन है, जो ये इज्जत है, जो ये नाम है, ये सब तेरी बहन की कुर्बानी से है। उसने अपने सपनों की चिता पर रख दिया, अपनी जवानी को प्रदेश के अंधेरों में जला दिया, सिर्फ इसलिए कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन सके। अगर आज तू यहाँ है तो उसका श्रेय मुझे या तुझे नहीं, सिर्फ सविता को है। बेटा, बहनों के त्याग को समाज अक्सर भुला देता है, लेकिन तू उसे मत भूलना। इन शब्दों ने रोहन की आत्मा को झकझोर दिया। उसे याद आया वह बचपन जब बहन ने उसके लिए अपनी किताबें छोड़ी, वह जवानी जब बहन ने शादी की जगह नौकरी चुनी, वह प्रदेश जहां उसने मजदूरी करके माँ की दवा और उसकी फीस भरवाई। हर दृश्य उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम गया। वह रो पड़ा। माँ, मैंने तो सचमुच दीदी को भुला दिया था। मैंने सोचा सब मेरी मेहनत है, पर असली शक्ति तो वो थी, वही है। काश मैंने पहले समझा होता। रोहन ने उसी पल प्रण लिया, अब मैं दीदी को अपने जीवन का सबसे बड़ा गौरव बनाऊंगा। मैं दुनिया से कहूंगा कि अगर मैं कुछ हूं तो सिर्फ सविता की वजह से हूं। कहानी यहीं पर अपनी चरम संवेदना को छू लेती है। यह संदेश देकर कि कभी उस बेटी को मत भूलो जिसने अपने सपनों को जलाकर तुम्हारे जीवन को रोशन किया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।